हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 आईसीएससी की हिस्ट्री सिविक्स की लेसन नंबर 2, यूनाइटेड नेशन पार्ट 2। इज द यूएनओ वर्किंग डेमोक्रेटिकली? एवरी वन ऑफ एन 193 member countries of a UN has a one vote in the UN General Assembly. यूएन जनरल असेंबली में 193 मेंबर थे और उनके सबके एक एक वोट थे. इट मीन्स इन द रेगुलर ईयरली सेशन अंडर द प्रेसिडेंट इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर कंट्री. देखने जाए तो ये जो मीटिंग होती थी पूरे साल में, ये जो मेंबर्स थे जो इनको अटेंड करेंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा चूज किए जाते थे. जनरल असेंबली इज लाइक अ पार्लियामेंट वेयर ऑल द डिस्कशन टेक प्लेस. जनरल असेंबली ऐसी मानी जाती थी कि पूरे वर्ल्ड के पीस के रिलेटेड जो भी डिस्कशन है वो पार्लियामेंट में होते हैं देश के, वहाँ पे जैसे लिए जाते हैं वैसे वहाँ पे लिए जाते थे. इन दैट सेंस यूएन वुड अपीयर टू बी अ वेरी डेमोक्रेटिक. सो ऐसे केस में यूएन बहुत ही डेमोक्रेटिक माना जाता था. But the General Assembly cannot take any decision about what action should be taken in conflict between different country. जब दो कंट्री के बीच में झगड़ा हो जाएगा तो जनरल असेंबली ये डिसीजन नहीं ले पाएगी कि क्या एक्शन लेना है, क्या डिसीजन लेना है. The 15 member of the Security Council of the UN takes such a crucial decisions. The council has a 5 permanent member. देखने जाए तो 15 member Security Council UN ने बहुत ही क्रूशियल डिसीजन लिए हुए हैं, बहुत ही ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे डिसीजन ऑन द स्पॉट लेने हो. काउंसिल में टोटली 5 परमानेंट मेंबर है. एक तो यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना. दूसरे जो 10 मेंबर है वो जनरल असेंबली के 2 ईयर टर्म में डिवाइड किए जाते हैं. रियल जो पावर होती है वो 5 मेंबर की होती है, 5 परमानेंट मेंबर की होती है. परमानेंट मेंबर स्पेशली यूएसए कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द मनी नीडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ यूएन को चलाने के लिए जो भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो यूएसए देता है. और परमानेंट मेंबर को वेटो पावर मिलती है. इसका मतलब ये हुआ काउंसिल कैन नॉट टेक डिसीजन इफ द एनी परमानेंट मेंबर सेज नो टू दैट डिसीजन. जनरल असेंबली या फिर काउंसिल कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगी अगर कोई भी परमानेंट मेंबर वो डिसीजंस के लिए मना कर रहा है. इसका मतलब हुआ वो अपना वेटो पावर यूज़ कर रहा है. दिस सिस्टम has lead more and more people and country to protect and demand that UN become more democratic. इसकी वजह से लोग डिमांड करते हैं, कंट्री डिमांड करती है कि UN ज़्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए. देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द UN. 2 टाइप ऑफ अ मेंबर जिसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े. परमानेंट मेंबर में है यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना. और दूसरे 10 मेंबर है जो जनरल असेंबली में 2 ईयर्स के हिसाब से बैठे जाते हैं, 2 ईयर्स के टर्म के साथ. नो कंट्री कैन बी इलेक्टेड एज अ मेंबर्स इमीडिएटली ऑन द एक्सपायरी ऑफ इट टर्म. कोई भी मेंबर सेलेक्ट नहीं किया जाएगा जैसे ही इनका टर्म एक्सपायर होगा. डिसीजन इन सिक्योरिटी काउंसिल आर टेकन बाय द मेजॉरिटी. और कोई भी डिसीजन है वो मेजॉरिटी में लिए जाएंगे. बट इफ़ एनी परमानेंट मेंबर डिसएग्री तो वो अपना वेटो पावर यूज़ करके किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट होने से रोक सकता है. इट कैन नॉट बी कैरिड आउट इवन इफ ऑल द 4 मेंबर्स अग्री. दिस इज कॉल्ड वेटो पावर ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर. Thus, the Security Council can be crippled by the exercising of veto power by any one of the permanent member. और Security Council के काम में डिस्टर्बेंस आ सकता है अगर कोई भी अपना वेटो पावर यूज़ कर रहा है. तो वेटो पावर इज़ लाइक अ हार्ड ट्रबल ऑफ द यूएनओ सिस्टम. वेटो पावर देखने जाए तो यूएनओ सिस्टम में एक डिस्टर्बेंस पहुंचाने का काम करता है. The foremost responsibility to maintain international peace and security is entrusted to the Security Council. जो आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी लाने की वो सिक्योरिटी काउंसिल है. इन द डिस्चार्ज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी काउंसिल कुल कैन डू द फॉलोइंग. नीचे की कुछ टास्क दिए हुए जो सिक्योरिटी काउंसिल परफॉर्म करती है. इट कैन इन्वेस्टिगेट डिस्प्यूट एंड रिकमेंडेड वे एंड मीन्स फॉर द पीसफुल सेटलमेंट. ये प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं, निकालते हैं, उनके वे निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं और पीसफुल सेटलमेंट करवाते हैं 2 कंट्रीज या फिर 2 प्रॉब्लमेटिक पार्टी के बीच में. It can ask the fighting nations to settle their difference by peaceful means. 2 नेशन जब फाइटिंग करने वाले होते हैं, वॉर करने वाले होते हैं, तो उनको दोनों के बीच में पीस डालने का काम सिक्योरिटी काउंसिल करती है. फॉर एग्जांपल इट मे बी सजेस्टेड टू डम द मेडिटेशन और द आर्बिट्रेशन. दोनों के बीच में सोल्यूशन करवा के या फिर शांति डलवा के या फिर डिस्कशन करवा के वो शांति डालने का काम करेंगे. पूरे वर्ल्ड की पीसफुल मेंटेन रहे उसका काम करेंगे. इट कैन इम्पोज एन एम्बैर्गो
means stoppage of the trade on the nations that do not act according to the direction of the Security Council, और ये इम्पोज कर सकता है ट्रेड के अंदर स्टॉपेज अगर वो नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल या फिर यूएन ने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो इट कैन ऑर्डर मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट द स्टेट विच परसिस्टेंट इन डिस्टर्बिंग द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये किसी भी मिलिट्री एक्शंस ले सकते हैं अगर लगे कि पर्टिकुलरली कंट्री वर्ल्ड पीस के बीच में आ रही है। इट कैन ऑल्सो एक्सपेल द स्टेट फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द यूएनओ, और वो मेंबरशिप ऑफ यूएनओ में से भी निकाल सकते हैं इफ इट डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द यूएनओ चार्टर, अगर यूएन के चार्टर के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो। इट ऑल्सो रिकमेंडेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू मेंबर स्टेट टू द यूएनए, यूएनओ के नए जो एडमिशंस है उसके लिए वर्क करेंगे। थर्ड देखेंगे इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल। देयर आर द 54 मेंबर इन द इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ऑफ द यूएनओ। यूएनओ के इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल में 54 मेंबर है। दिस मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द 3 years, और ये जनरल असेंबली चूज करती है उनको 3 साल के लिए। 1/3 ऑफ दिस मेंबर रिटायर एवरी ईयर, 1/3 मेंबर्स एवरी ईयर के लिए फिर निकलते हैं, फिर नए आते हैं। न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली टू फिल द वैकेंसी, और फिर एवरी 1 year के बाद जनरल असेंबली नए मेंबर को इलेक्ट करती रहती है वैकेंसी को फुल करने के लिए, जो भी खाली जगह है उनको भरने के लिए। दिस काउंसिल डील विद द इकोनॉमिक सोशल कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स, और ये काउंसिल इकोनॉमिक सोशल कल्चर और जो भी ह्यूमन के रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहा है उसको सॉल्व करने की ट्राई करेगी। इट्स ट्राई टू प्रमोट द कोऑपरेशन अमॉन्ग द मेंबर स्टेट इन दिस एरिया ऑफ एक्टिविटी इन ऑर्डर टू सिक्योर लास्टिंग पीस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में पीस एस्टैब्लिश करके उनकी जो एक्टिविटी है उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करेगी। काउंसिल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ जनरल असेंबली। काउंसिल जनरल असेंबली के सुपरविजन में, जनरल असेंबली हमेशा उन्हें देखा करेगा, उनके काम को सुपरवाइज करता रहेगा, और स्पेशलाइज एजेंसी वर्क करती है उसके लिए। जो देखने जाए तो इकोनॉमिक और सोशल जो काउंसिल है उनकी वर्क को लुक आफ्टर करने का काम करेगी। नेक्स्ट देखते हैं ट्रस्टशिप काउंसिल। The Trustship Council. The council was established for the better administration of those territory which were once in the possession of the Germany, Italy and Japan. कुछ कुछ जो टेरिटरी है जो अभी भी जर्मन, इटली या जापान के कब्जे में है उनको छुड़वाने का काम ट्रस्टशिप काउंसिल कराती है। टेरिटरी इन कंट्री टू अटेन दर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन रूल, और ऐसी कंट्रीज जो अभी भी फॉरेन रूल्स के अंदर है उनको आज़ाद करवाने का काम ट्रस्टशिप काउंसिल करेगी। 11 such territories were placed under the UN trustship immediately after the Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 11 टेरिटरीज को यूएन के अंदर डाला गया है जिन्हें अभी इंडिपेंडेंस मिल गया है। It may be mentioned here that all such territory had become independently by 1994, और देखा गया है तो 1994 तक मोस्ट ऑफ द कंट्री आज़ाद हो गई थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 15 जज हु आर जॉइंटली इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल मिलके 15 जजेस को डिसाइड करेगी जो इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करके फिर अपने डिसीजन सुनाएगा। दे आर इलेक्टेड फॉर द 9 year विद 1/3 जज रिटायरिंग एवरी 3 years। देखने जाए तो 9 year के लिए उनकी सत्ता होती है, और एवरी 1/3 एवरी 3 साल के बाद वो रिप्लेस होते रहते हैं। नो 2 जज शुड बिलोंग टू द वन कंट्री, 2 जज एक ही कंट्री से बिलोंग नहीं होने चाहिए। और रिटायरिंग जज कैन बी री इलेक्टेड, और जो भी रिटायर हो गया होगा वो जज को वापस से री इलेक्टेड भी किया जाएगा। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो हैग में है, होलैंड में है, नीचे पिक्चर दी गई है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। दिस इज द प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे सोल्यूशन होता है। पीस पैलेस इसको माना जाता है, ये नेदरलैंड में है, और उसका मेन फंक्शन है डिस्प्यूट्स को सेटल करके फिर दोनों सेट के पास एडवाइजरी ओपिनियन रखना, लीगल क्वेश्चनिंग करना, और फिर उन्हें इंटरनेशनल ऑर्गन, एजेंसी या फिर यूएन जनरल असेंबली में प्रेजेंट करना। The court gives a legal opinion to any organs of the United Nations on request. यहाँ पे कोर्ट अपने ओपिनियन रखेगा यूनाइटेड नेशन में, बट इट ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द यूएन ऑर्गन्स। लेकिन यूएन उसको फॉलो करेगी नहीं करेगी वो यूएन के हाथ में होगा। द कोर्ट ऑल्सो डिसाइडेड द लीगल मैटर बिटवीन द स्टेट। कोर्ट डिसाइड करती है जो भी लीगल मैटर होता है स्टेट के बीच में, बट इट कैन डू सो ओनली व्हेन बोथ और द कॉन्टेंडिंग पार्टीज अग्री टू ब्रिंग द इश्यू बिफोर द कोर्ट। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ये कोर्ट में केस जाएगा। तो वी शुड बी प्राउड दैट S. Shri B.N. Run and then Dr. Nagendra Singh of the India serve in the International Court of Justice with a letter reminding the presidents of Shri R.S. Pathak of our country was the last Indian to serve as a judge of the international country.
हमारे इंडिया के श्री BN रन और नगेंद्र सिंह, उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जज में देखने जाए तो जस्टिस डिपार्टमेंट में उन्होंने जज की भूमिका अदा की थी। और RS पाठक जो वहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने भी इंटरनेशनल कोर्ट में अपनी सर्विस दी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग विंग ऑफ द UN। द सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल का हेड माना जाता है जो सारे काम को देखने का काम करेगा। हु एक्ट एज अ फैक्टर स्पोकन मैन एंड लीडर ऑफ द UN है। UN का लीडिंग करने का काम और स्पोकमैन जो सब चीज़ों को मीडिया के सामने, लोगों के सामने रखने का काम यहाँ पे सेक्रेटरीट का होगा। द करंट सेक्रेटरी जनरल वो है एंटोनियो गुटेन, पोर्टुगल्स के हैं, हु टुक ओवर द बैन की मून इन 2017। देखने जाए तो अभी लेटेस्ट जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरेस। There are about 10,000 staff members selected from the different countries working in secretariat। 10,000 स्टाफ मेंबर को वहाँ पे वर्क करने के लिए एवरी ईयर सिलेक्ट किया जाता है। As international employee, they have to taken an the oath that they will not be receive any instruction from their own country। उन्हें वहाँ पे एम्प्लॉय करने से पहले एक प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है कि वो अपनी कंट्री के कोई भी रूल्स को यहाँ पे रिसीव नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। They all work under the guidance and the कमांड्स ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल की कमांड के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। दे हैव द UN टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेस्ट एज पॉसिबल। और वो UN को अपनी सर्विस पॉसिबिलिटी जितनी दे पाए उतनी देंगे। यहाँ पे आपको देखने जाए तो आपको पिक्चर है दिखने को मिलेगी। ही इज़ द एंटोनियो गुटेरेस ने अभी करंट सेक्रेटरी जनरल है और उन्होंने 1995 टू 2002 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे पोर्टुगल में। द UN हाई कमिश्नर ऑफ द रेफ्यूजी फ्रॉम द जून 2005 टू दिसंबर 2015। वो UN के हाई कमिश्नर थे जून से लेके दिसंबर तक। स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द UN देखेंगे। टू रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव UN हैज़ फॉलोइंग स्पेशल एजेंसीज जो हम लोग स्टडी करेंगे। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं यूनेस्को। ये देखने जाए तो ये अस्तित्व में नवंबर 4, 1945 में आया था। इट हैज़ अ जनरल असेंबली ऑफ इट्स ओन, ये इसका सिंबल है। कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द UN, इट हैज़ ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ इट्स ओन विद अ हेडक्वार्टर एट द पेरिस। देयर इज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनेस्को एंड द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ अ 50 मेंबर। देखने जाए तो डायरेक्टिव जनरल होता है यूनेस्को का और उसके नीचे 50 मेंबर काम कर रहे होते हैं। उनके मेन फंक्शंस हैं टू प्रमोट नॉलेज, टू प्रमोट एडल्ट एजुकेशंस, नॉलेज मतलब पढ़ाई को एजुकेशन करना, बड़ों का एजुकेशन को प्रमोट करना, एजुकेशनल एक्सपर्ट टू द मेंबर स्टेट, जो मेंबर स्टेट है उनको एजुकेशनल एक्सपर्ट बनाना, टू सिक्योर कॉपरेशन ऑफ द ऑल द मेंबर स्टेट सो दैट एज टू प्रमोट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर बेनिफिट एट ऑल, साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना ताकि वो पूरे वर्ल्ड को बेनिफिशियल हो पाए, टू डेवलप कल्चरल कॉपरेशन एंड द कार्डियल रिलेशन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन एंड अनदर, सच एज इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन हेल्प इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस। कल्चरल कोऑपरेशंस करवाना ताकि लोग एक दूसरे के कल्चर को समझे, ताकि वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने में थोड़ा मदद मिले। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स WHO। इनका सेटअप 7 अप्रैल 1948 को हुआ था इस ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि लोगों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में ध्यान रखा जाएगा। उनका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ये स्विट्जरलैंड में है। इट अंडरटेक वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट मलेरिया, TB, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, कॉलेरा, अदर डिजीज, और ये सारे डिजीज के बारे में कैंपेन चलाते हैं। इट ऑल्सो इनकरेज रिसर्च एंड द सर्वे इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द डिजीज। ये लोगों की हेल्थ और डिजीज के बारे में सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं। इट इज़ ऑर्गेनाइज अ नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल लेबोरेटरी विच फाइंड आउट द कॉज ऑफ डिजीज। उनके पास इंटरनेशनल लेबोरेटरी है जहाँ पे डिजीज होने के रीजंस, उनकी इम्प्रूव मेडिसिन, वैक्सीनेशंस और रिसर्च वर्क किया जाता है। WHO प्रमोट हेल्थ एजुकेशन अमॉन्ग द मासेस। WHO प्रमोट करता है कि हेल्थ का एजुकेशन मिले लोगों को। ये प्रमोट कोऑपरेटिव अमॉन्ग द नेशन इन द फील्ड ऑफ द हेल्थ एंड एजुकेशन, और यहाँ पे वो बहुत ही कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है ताकि हेल्थ और एजुकेशन फील्ड में नेशन को अवेयरनेस मिले, प्रमोशंस देते हैं। WHO इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ द हेल्थ एंड देन कॉम्बैट डिजीज। देखने जाए तो WHO वर्क करता है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ वे ऑफ लिविंग चेंज करने का और डिजीज के सामने फाइट करने का। कुछ यहाँ पे WHO के एम बताया गया है और कुछ एक्टिविटी है जो WHO ने इतने सालों में की है। एक तो स्मॉल पॉक्स की दवाई ढूंढ ली है जिसको भी उन्होंने नाबूद कर दिया है। WHO का एम है कि पोलियो को नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में निकाल ही फेंकना। WHO कैरीज द कैंपेन टू डिस्करेज टबाको यूज़। WHO कैंपेन करता है एवरी साल टबाको को यूज़ नहीं करने का। WHO ड्राफ्टेड अ ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शंस ऑन द वर्कर हेल्थ टू प्रमोट
एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ इन द वर्क प्लेस। WHO प्रमोट करता है कि वर्कर को हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले वर्क करने के लिए, हेल्दी वर्क प्लेस मिले वर्क करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड देखेंगे, दैट इज़ यूनिसेफ। इसका सेटअप 1946 में हुआ था दिसंबर में। इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ये है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस को बचाना जो हंगर, माल न्यूट्रिशन और डिजीज या फिर इग्नोरेंस से सफ़र करते हैं वो, ये उनका सिंबल है। उनके मेन फंक्शंस हैं वेलफेयर ऑफ द बेबीज़ एंड देन देयर मदर्स, बेबी जो भी बॉर्न हुए उनकी मम्मी की हेल्थ का ध्यान रखना। न्यूट्रिशंस डाइट फॉर द यंग जनरल्स, यंग जनरेशन्स के लिए न्यूट्रिशंस डाइट प्रोवाइड करना। कुछ बच्चे यहाँ पे दिए हुए हैं जो अंडर न्यूट्रिशंस में प्रिवेल करते हैं। मेडिकल एड एंड द मेडिकल मेडिसिन फॉर द चिल्ड्रंस स्पेशली इन अंडर डेवलप्ड नेशंस। मेडिकल एड पहुँचाना, मेडिकल दवाई हेल्प पहुँचाना जो भी अंडर डेवलप्ड नेशंस है वहाँ पे। हेल्प चिल्ड्रंस एट द टाइम ऑफ अ नेचुरल कैलामिटीज़, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, फ्लड या फिर ड्रॉट या फेमाइन, तब बच्चों की मदद करना, बच्चों को बचाना। और देखने जाए तो रन वेलफेयर सेंटर्स फॉर द चिल्ड्रंस फॉर द सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, वैक्सीनेशन, ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए और एजुकेशंस के लिए और उनके सोशल वेलफेयर के लिए, पढ़ाई के लिए वेलफेयर सेंटर्स खोलना। प्रोवाइड देम चीपर बुक्स एंड द अदर रीडिंग मटेरियल, और जो भी पढ़ाई के मटेरियल है वो सस्ते में प्रोवाइड करना। प्रोवाइड मिल्क पाउडर फॉर द यूज़ इन देन हेल्थ सेंटर, और हेल्थ सेंटर में जो पाउडर है जो दूध के अंदर डाल के दिया जाता है वो प्रोवाइड करना। It get Indian funds mainly from the voluntary donor and the private organizations। ये मेनली फंड रेज करता है, कुछ लोग उन्हें डोनेशन के तौर पे पैसे दे जाते हैं या फिर उनके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से वो कलेक्ट करते हैं। यूनिसेफ हैज़ डन एक्सट्रीमली वेल इन द वर्क फॉर द चिल्ड्रंस हु आर फ्यूचर होप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे देखने जाए तो यूनिसेफ ने बहुत अच्छा काम किया है। एक्चुअली बच्चों को देश का फ्यूचर माना जाता है। अगर वो इम्प्रूव हो गए तो वर्ल्ड ऑलरेडी इम्प्रूव हो जाएगा, नेशंस कल ऑलरेडी जाके इम्प्रूव हो जाएगा। Achievement of the UNO देखेंगे, the UNO has many achievement to its credit. For one thing, it has been able to prevent the outbreak of the Third World War। UNO के सबसे बड़ी देखने जाए तो अचीवमेंट में ये है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से रोकी है। It has been largely helpful in maintaining world peace। वर्ल्ड की शांति मेंटेन करने में बहुत ही अच्छी हेल्प की है। 3 इंडो पाकिस्तान वॉर 1947, 1965, 1917 by 1, Palestine's War 1948, Israel-Egypt War 1967, Korean War 1953, many other war come to an end by the UNA intervention। UNA के अंदर इंटरवेंशन की वजह से ये वॉर हम लोग कंट्रोल कर पाए। UNA फोर्स फ्रांस, ब्रिटेन टू विड्रॉ दैट ट्रूप। UNA की मदद से फ्रांस और ब्रिटेन जो बाकी सारी कंट्रीज पे रूल करते थे उनके विड्रॉ के ट्रूप को विड्रॉ करने में यूएनए ने मदद की व्हेन दे अटैक इजिप्ट इन 1956 ऑन इश्यूज द सुएज कैनाल। स्पेशली यूएनए ने तब मदद की इजिप्ट पर जब उन्होंने अटैक किया था फ्रांस और ब्रिटेन ने 1956 में सुएज कैनल के ऊपर कब्जा जमाने में, तब यूएनए ने मदद की थी। यूएनए फोर्स द सोवियत रशियन टू विड्रॉ इट्स ट्रूप फ्रॉम द हंगेरिया। यूएनए ने सोवियत रशिया को अपना ट्रूप हटाने के लिए मदद की थी हंगरी से। हंगरी को वो लोग कब्जा करके बैठे हुए थे व्हेन दे वेंट टू द क्रश द पॉपुलर राइजिंग। देखने जाए तो इंडोनेशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, टूनिशिया ये इंडिपेंडेंस हासिल कर पाए यूएनए के एफर्ट से। UN has the outright commends the South African policy of the racial discrimination, और जो भी काले गोरे पे जो भेदभाव होता था वो UN की वजह से निकल पाया। UN adopt the resolutions on the human right 1948 through which the universal declaration of human rights was adopted by all the nation of the world। यूनाइटेड नेशन की वजह से जो भी ह्यूमन राइट्स है वो प्रोटेक्टेड रहे। यूएनओ ब्रॉट अबाउट द सीज फायर इन एन 8-year लॉन्ग वॉर बिटवीन इराक एंड ईरान। यूएनओ की मदद से जो 8 साल से चली हुई अभी ईरान और इराक के बीच में जो फाइट चली हुई थी वो बंद हो पाई, वो रुक पाई। यूएनए इम्पोज आर्म्स एम्बार्गो अगेंस्ट इराक, लीबिया, सोमालिया, यूगोस्लाविया। यूएनए ने यहाँ पे स्टॉपेज ट्रेड यूज़ किया ये सारी कंट्रीज़ में। इट हैज़ बिन ट्राइंग हार्ड टू ब्रिंग अबाउट द चेक इन देन आर्मामेंट रेस एंड यूज टू एटॉमिक एनर्जी फॉर द पीसफुल पर्पस। यूएनए अभी भी ट्राई कर रहा है कि जो आर्मामेंट रेस है, जो बॉम्ब बनाने की जो सारी प्रोसीजर है वो कम से कम यूज़ हो और पीसफुल पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन हो।
10 देखेंगे, इन सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एजुकेशनल फील्ड यूएन हैज़ डन एक्सट्रीमली वेल थ्रू द स्पेशलाइज्ड एजेंसी। सारी एजेंसी की मदद से यूएन ने बहुत अच्छे काम किए हैं, स्पेशली यूनिसेफ यूनेस्को की मदद से। फेलियर ऑफ द यूएन देखेंगे, यूएन हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग वॉर कम्प्लीटली और रिड्यूसिंग द न्यूक्लियर आर्मामेंट। यूएन अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई है वॉर को 100% रोकने में, और जो भी आर्मामेंट है बॉम्ब है उसके प्रोडक्शंस पे और उसके यूज़ पे बैंडेज नहीं लगा पा रही है। इट्स रोल इन दैन वियतनाम, बांग्लादेश एंड द यूगोस्लोवाकिया हैज़ बिन लेस इफेक्टिव। और यहाँ पे 3 जगह के नाम बताया है, वहाँ पे उनकी जो रोल है वो ज़रा भी इफेक्टिव नहीं प्रूव हुआ है। यूएन की फेलर मेन उनके सस्पिशियस जेलिसी और कोऑपरेशन जो नेशंस है, स्पेशली परमानेंट जो वेटो पावर वाले जो नेशंस है उनके बीच का कोऑर्डिनेशन माना जाता है। इनफैक्ट द फेलर ऑफ यूएन इज़ द फेलर ऑफ दिस पावर, नॉट ऑफ अ यूएन। माना जाता है कि यूएन का फेलर उनका फेलर नहीं है, पावर जो 5 बड़ी सत्ता है उनका फेलर माना जाता है। द होप ऑफ द वर्ल्ड एंड द मैनकाइंड लाइन इन द स्ट्रेंथ ऑफ द यूएन है। पूरे वर्ल्ड और मैनकाइंड की जो स्ट्रेंथ है यूएन की स्ट्रेंथ पे आधार रखती है। इट्स एजेंसी एंड द यूएन सिस्टम, उनकी एजेंसी और यूएन सिस्टम अगर पावरफुल हुई तो कल शायद ये शायद सपना साकार हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में पीस डालने का, लेकिन अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वो डील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।